हेलो गाइस, हम आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं आगे। तो इकोनॉमी हम पढ़ रहे थे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, लेट अस सी। देखते हैं। ओके। स्टेट्स फिजिकल कंसोलिडेशन। ओके, हम आगे देखते हैं, टॉपिक को डिस्कस करते हैं, नया टॉपिक। ओके, तो लेट अस सी। हमने फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 हमने डिस्कस किया। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट रूल्स 2004 भी हमने ब्रीफ ओवरव्यू डिस्कस किया हमने। ओके। उसके बाद हम फिजिकल कंसोलिडेशन देखते हैं, क्या होता है फिजिकल कंसोलिडेशन। ओके। तो फिजिकल कंसोलिडेशन हम देखते हैं, लेट अस सी। तो हमारी गवर्नमेंट की कोशिश यही होती है कि फिजिकल डेफिसिट को रिड्यूस करना है, जैसे भी करके। ओके। फिजिकल डेफिसिट को रिव्यू करना है, रेवेन्यू डेफिसिट को कम करना है, और प्राइमरी डेफिसिट को भी डिक्रीज करना है। तो यही प्रोग्रेस है। तो हम प्रोग्रेस अगर हमने बतानी है, फिजिकल कंसोलिडेशन हमने डिस्कस करना है, तो हमें प्राइमरी डेफिसिट, हमें रेवेन्यू डेफिसिट, और हमें फिजिकल डेफिसिट को हमें रिड्यूस करना है। ओके। और हमने फिनेंशियल फिजिकल कंसोलिडेशन लाना है, फिजिकल रिडक्शन हमने करना है। ओके। तो फिजिकल कंसोलिडेशन में फिजिकल डिसिप्लिन हमें जो है वो इनकलकेट करना पड़ेगा। रेवेन्यू ग्रोथ इससे होएगी हमारी। ओके। क्योंकि इनमें सारे, क्योंकि इंटरेस्ट का कंपोनेंट भी आता है, तो इंटरेस्ट पेमेंट जो है, तो ज़रूरत है इंटरेस्ट पेमेंट को देखते हुए कि हमें फिजिकल कंसोलिडेशन भी करना है। तो अभी वे फॉरवर्ड हम देखेंगे कि क्या करते हैं फिजिकल कंसोलिडेशन में। इसमें जो है हमें फिजिकल डिसिप्लिन जो है वो
उसको कंटिन्यू रखने की ज़रूरत है। हम फिजिकल डेफिसिट में हमें जो डेट मैनेजमेंट है वो उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। डेट मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, एक्सपेंडिचर को रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, और रेवेन्यू को इंक्रीज करने की ज़रूरत है। ओके, ये चीज़ें हमें चाहिए होंगी किसके लिए? फिजिकल कंसोलिडेशन के लिए। ओके, तो अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है ये आपको बताऊंगा। तो कैपिटल गेन क्या होता है कि जब हम अ, जो प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर करते हैं या सेल करते हैं, और वो प्रॉपर्टीज मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, तो इन प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं कैपिटल एसेट्स। तो कैपिटल एसेट्स जो हम प्रॉपर्टीज को सेल करते हैं या ट्रांसफर करते हैं, तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट जो मिलता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन। ओके, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स हो सकते हैं। तो इसी से जो प्रॉफिट हमें मिलता है उसी को हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। ओके, अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो बढ़ाया है, चेंजेस किए हैं बजट में। मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है। पहले क्या था, फिजिकल रियल एस्टेट में होल्डिंग पीरियड अगर 2 साल का है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितना है, 20%। अब कितना है, 12.5%। फिजिकल गोल्ड में पहले 25%, 20% था विद इंडेक्सेशन, अब है 12.5%। तो अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स वो है वो जो है वो रिवाइज कर दिया है 12.5% पे। इंडेक्सेशन से क्या होता है कि हमारा जो उनका जो ओरिजिनल जो परचेज प्राइस था एसेट का, तो वो इन्फ्लेशन को जब हम उसमें इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, तो इन्फ्लेशन को हम जब हम काउंट करते हैं तो जो जो टैक्सेबल अमाउंट होगा ना, टैक्सेबल अमाउंट जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पे एक टैक्सेबल अमाउंट पे ही लगेगा ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, तो वो कम हो जाता है। ये है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है था उनको पहले। ओके, तो ये था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अभी डायरेक्ट टैक्सेस में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एक कंप्रिहेंसिव रिव्यू जो इनकम टैक्स एक्ट था 1961 का, उसको रिव्यू करने की जरूरत थी। ओके, डायरेक्ट टैक्सेस में रिफॉर्म्स की जरूरत थी। तो जो कॉरपोरेट टैक्स रेट है वो फॉरेन कंपनीज का, वो उसको हमने 40% से 35% कर दिया है। ठीक है, तो ये था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और डायरेक्ट टैक्सेशन रिफॉर्म्स। और भी बड़ी सारे चीज़ें आई हैं, जैसे विवाद से विश्वास स्कीम आई ही थी 2024 में। तो जो इनकम टैक्स में जो डिस्प्यूट्स थे उनको रिजॉल्व करने के लिए
विवाद से विश्वास स्कीम आई थी 2024 में। तो अब जितने भी टैक्स पेयर्स की सर्विसेज है वो सारी की सारी फुली डिजिटाइज की जा रही हैं अगले 2 सालों में। ये क्या था, बजट 2024-25 की क्या थी, ये हाईलाइट थी डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स को लेके। ओके, तो ट्रांसपेरेंट टैक्स ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ये प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। तो इसमें टैक्स कंप्लायंस करना है अपने, उसको सिंप्लीफाई कर दिया, और जो रिवार्ड करना है उनको, जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स है उनको रिवार्ड देना चाहिए। ओके, तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट, जो ऑनेस्ट लोग हैं, ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं, उनको रिवार्ड के लिए कहा, उनको रिवार्ड देने के लिए बातचीत हुई। अब कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो फॉरेन कंपनीज में है, फॉरेन कंपनीज के लिए जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है वो 40% से 35% कर दिया है। और पेपरलेस अप्रोच टैक्स असेसमेंट में, कंप्लेंट्स में पेपर वर्क को रिड्यूस करने की कोशिश की गई है। ई सहयोग एंड ई निवारण इनिशिएटिव, ई सहयोग एंड ई निवारण इनिशिएटिव से क्या किया गया है कि जो टैक्स सिस्टम है उसको, कंप्लेंट्स को में पेपर वर्क जो है वो कम करने की बात कही है। पेपरलेस अप्रोच की बात कर रहे हैं, पेपरलेस अप्रोच, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट ऑफिसर्स, और ईमानदार लोगों को रिवार्ड देने की जरूरत कही गई है। और विवाद से विश्वास स्कीम, कि आपने कोई टैक्स के रिलेटेड कोई आपको विवाद है तो उसको बातचीत से हल करना है, टैक्स डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की बात की गई है इसमें। तो जितने भी टैक्स की सर्विसेज हैं, टैक्स पेयर सर्विसेज हैं, वो फुली डिजिटाइज करने की बात की जा रही है। पेपरलेस जो है वो अप्रोच अपनाई जा रही है टैक्स असेसमेंट में और टैक्स कंप्लेंट्स में। तो ये हम देखने को मिला हमें डायरेक्ट टैक्सेशन रिफॉर्म्स में। तो हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पढ़ा कि कैसे हम जब प्रॉपर्टी बेच देते हैं तो उसके बाद हमारे जो प्रॉफिट में मिलता है उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम सेल करते हैं जब, तो उसमें जो प्रॉफिट हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो कैपिटल एसेट्स जो हैं ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स हो सकते हैं, ठीक है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स भी हो सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कितने होल्डिंग पीरियड कितने टाइम का है, तो उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं। डायरेक्ट टैक्सेशन रिफॉर्म्स की बात की, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की टैक्स की बात की। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बात करेंगे रोड है, रेलवे है, एयरपोर्ट है, एनर्जी है, अच्छा ट्रांसपोर्ट, वो सारा ट्रांसपोर्ट में आ गया, एनर्जी है, वाटर है, कम्युनिकेशन है, सोशल में एजुकेशन है, हेल्थ है, स्पोर्ट्स है। तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के टाइप्स हैं। ओके, हम टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसमें एनर्जी आ जाता है, ट्रांसपोर्ट आ जाता है, वाटर एंड सैनिटेशन आ जाता है, सोशल आ जाता है, कम्युनिकेशन आ जाता है, ये सारा इसमें आ जाता है टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत क्या है, नीड क्या है,
आप एक तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनेगी, ग्रोथ होएगी, फिजिकल कंसोलिडेशन होएगी, कनेक्टिविटी होएगी, एम्प्लॉयमेंट जो जोग्राफिकल एरियाज में कनेक्टिविटी होएगी, लिविंग जो है वो ईज होएगी, पॉवर्टी रिड्यूस होएगी, इंक्लूसिव ग्रोथ, हाँ इंक्लूसिव ग्रोथ का आपने लिखना है, ठीक है। गवर्नमेंट के लिए क्या बेनिफिट है, सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा गवर्नमेंट के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प मिलेगी, इकोनॉमी में हेल्प होएगी, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगी, ओके। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हमारी कम होएगी इंफ्रास्ट्रक्चर आने से, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो उसको प्रमोशन मिलेगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की गवर्नमेंट को हेल्प मिलेगी, सोसाइटी को हेल्प मिलेगी, इकोनॉमी को कैसे हेल्प मिलेगी, देखो नौकरियां मिलेंगी लोगों को, पॉवर्टी कम होगी, कनेक्टिविटी होएगी, वाइड ज्योग्राफिकल एरिया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनेगी, ये सारे बेनिफिट्स हैं इसके। अब इसमें हम तो जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है, तो विजय केलकर कमेटी आई थी किसके लिए, पीपीपी मॉडल के लिए। फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या किया था, अनाउंस किया था कि रिविजिट किया जाए, रिवाइटलाइज किया जाए पीपीपी मोड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आगे हम बढ़ते हैं। विजय केरकर कमेटी आई थी, वो किसके लिए आई थी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है किसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ओके। किस तरह से पीपीपी का जो है वो एवोल्यूशन हुआ। तो जब हमारे
नाइन्टीज में जब लिबरलाइजेशन आई, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, तो फर्स्ट वेव हमें तब देखने को मिली। तो तब हमें प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला। उसके बाद 2000 में भी आई, हमें देखने को मिला डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वॉल्वमेंट देखने को मिली। ओके, तो पहले था और बिगिनिंग, एक्सपेंशन हुआ 2000 में, मैच्योरेशन हुआ 2010 में। अब करंट ट्रेंड्स की बात करें तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की बात की जाती है, वो हम देखेंगे क्या है। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट्स की बात की जाती है, ग्लोबल कोलैबोरेशन की बात की जाती है। तो अब क्या हुआ कि इंडिया जो है वो कोलैबोरेट करता है वर्ल्ड बैंक के साथ, ठीक है, ताकि जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट किए जा सके, कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सके, टू बिल्ड कैपेसिटी एंड अडॉप्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब इंडिया जो है वर्ल्ड की पॉपुलस कंट्री है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो रैपिड होना चाहिए इंडिया का। ओके, तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बहुत ज़रूरत है। अगर इंडिया ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट रखा है, तो कम से कम 1.5 ट्रिलियन जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में होना चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इंडिया अगर को एक लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना है और आगे इंडिया ने बढ़ना है, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पीपीपी जो है वो राइड करने की ज़रूरत है। तो इंडिया एक मार्केट लीडर तो है ही है पीपीपी में, है ना। तो अब पहले जो है आया इसमें रोड्स में, है ना, पोर्ट्स में, पावर में, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई, किसमें, रोड्स में, पोर्ट्स में और पावर में, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, जब एक्सपेंशन पीरियड हुआ, 2000 का पीरियड आया, तो तब प्राइवेट का आना शुरू हुआ, किसमें, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, अर्बन डेवलपमेंट में, वाटर सप्लाई में। ओके, तो उसके बाद जब मैच्योरिटी फेस आया तो ज़्यादा सोफिस्टिकेशन हो गई। ओके, तो प्रॉफिट परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आने लगे, रिस्क शेयरिंग जो है वो होने लगा, रिस्क शेयरिंग, परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो उसके ऊपर हम जाने लगे। तो हमने काफ़ी डिटेल में ये पढ़ लिया है पीपीपी मॉडल, इसको राइट कैसे करना है। तो इंडिया जो है एक लार्जेस्ट पीपीपी मार्केट है ग्लोबली। तो इससे क्या हुआ है, एफिशिएंसी बढ़ी है, मैनेजरियल एफिशिएंसी बढ़ी है, और कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज का बढ़ावा मिला है। ओके, तो जैसे नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, बड़े सारे प्रोजेक्ट हैं, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जब मेट्रो प्रोजेक्ट, दिल्ली मेट्रो है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के एग्जांपल हैं थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। हमने एग्जांपल्स भी देख लिए, हमने इसमें इसका एवोल्यूशन भी देख लिया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। ओके, तो उसमें चैलेंजेस भी आते हैं, लैंड एक्विजिशन चैलेंज रहता है ना, कोऑर्डिनेशन का चैलेंज रहता है,
लैंड एक्विजिशन का चैलेंज रहता है। अब जो रोड सेक्टर है, एयरपोर्ट सेक्टर है, ये इनमें इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स नहीं है या फिर मल्टीपल रेगुलेटर्स हैं, तो ये भी एक चैलेंज है। लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जुडिशियल डिलेस होते हैं, कई बार माइनिंग पे बैन लगा देती है गवर्नमेंट, पीपीपी प्रोजेक्ट डिले हो जाता है। जब तो उसमें क्या होता है, जुडिशियल ऑर्डर्स की वजह से बैनिंग लग जाती है किसी चीज़ पे, कोई प्रोजेक्ट पे डिले हो जाता है जुडिशियल की वजह से, तो और ज़्यादा हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें परेशानी होती है। ठीक है, तो हम लोगों ने डिस्कस किया पीपीपी नेटवर्क को कैसे हमने इसको स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है 1988 का, तो वो हमने इसमें स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना है। और जो डिस्प्यूट कोई होते हैं, रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होल्ड करने की ज़रूरत है। इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाने की ज़रूरत है। इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट फॉर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब पीएम गति शक्ति क्या है, तो इसमें क्या हुआ था, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी है ना, तो लॉन्च हुआ था 2021 में। ओके, तो इसके पिलर्स हैं, टारगेट्स क्या हैं, तो इसमें नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है। तो अब नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाइपलाइन है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रोजेक्ट्स जो हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, वो आइडेंटिफाई किए हैं, तो जो भी अगले 5 साल में कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, दैट इज कॉल्ड नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। ठीक है, तो अब गति शक्ति बेसिकली है क्या, इसमें एक तो एरोपोर्ट्स बनाने हैं नए, गैस पाइपलाइन नेटवर्क लेआउट करना है, फिशिंग क्लस्टर्स बनाने हैं, नेशनल हाईवे बनाने हैं, कनेक्टिविटी देनी है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाने हैं, डिफेंस कॉरिडोर्स बनाने हैं। तो ये बेसिकली क्या करता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट करता है। ओके, इसको हम बोलते हैं गति शक्ति। तो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है, इसमें क्या होगा, जो 16 मिनिस्ट्रीज हैं उनको साथ में लाएगा, ताकि वो साथ में मिलके प्लानिंग करे। पावर डिपार्टमेंट, रोड डिपार्टमेंट, जो डिफरेंट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, या एनर्जी डिपार्टमेंट है, या कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, ये सारे मिलके इकट्ठे मिलके बैठ के प्लानिंग करेंगे। मिनिस्ट्रीज डिफरेंट जो है वो प्लानिंग करेंगी,
एग्जीक्यूशन करेंगे, डिजाइन करेंगे। ओके, तो ये है गति शक्ति और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। ओके, तो इसमें बड़े सारे काम हैं गवर्नमेंट के, कोलैबोरेशन है इसमें डिफरेंट मिनिस्ट्रीज का पीएम गति शक्ति में। ओके, तो लैंड एक्विजिशन का इशू है। अब उसके बाद हम बात करते हैं नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। तो हमने डिस्कस क्या क्या करा? हमने डिस्कस करा फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, हमने डिस्कस किया नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, हमने डिस्कस किया पीएम गति शक्ति, हमने डिस्कस किया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। ओके, और हमने फिजिकल कंसोलिडेशन भी डिस्कस किया कि किस तरह से हमने फिजिकल कंसोलिडेशन करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे करनी है। ओके, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पढ़ा हमने, डायरेक्ट टैक्सेशन रिफॉर्म्स हमने पढ़ी। अब हम देखते हैं नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। अब नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है क्या? अगर हम बात करें नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, रेज किए हैं कुछ 6 लाख करोड़ अगले 5 सालों के लिए, 2022 से लेके 2025 तक। तो ये जो है सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में आ रहा है। इसमें बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है अंडर द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन बनी है, इसने फंड्स रेज किए हैं, फंड्स इकट्ठे किए हैं और ये इस्तेमाल किए जाएंगे इसके लिए। तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन भी इसी के संदर्भ में है, गवर्नमेंट ने फंड्स रेज किए हैं। तो अब इन्वेस्टर्स को एनकरेज करना है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल को, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। ओके, तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का मतलब क्या है? तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी फाइनेंसिंग करनी है। तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को हमें इम्प्लीमेंट करना है। जो डेवलपमेंट बैंक है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, तो वो बनाना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर एलोकेशन आपने करनी है ना? इसमें जो है एसेट मोनेटाइजेशन का मतलब क्या है, जो हमारे गवर्नमेंट के ओन्ड एसेट्स हैं वो आपने क्या करने हैं, ट्रांसफर करने हैं प्राइवेट सेक्टर को फॉर लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए। जैसे कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स, रोड्स हो गया, पोर्ट्स हो गया, एयरपोर्ट्स हो गया, कम्युनिकेशन, रेलवेज, वेयर हाउसिंग, एनर्जी पाइपलाइन, पावर जनरेशन। तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन दिस कोर एसेट्स। ठीक है, तो एनएमपी बेसिकली नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो है वो बेसिकली प्राइवेटाइजेशन नहीं है। तो गवर्नमेंट के पास ऑनरशिप रहेगी, तो प्राइवेट सेक्टर को ऑपरेशन करने के राइट्स मिलेंगे। तो ये है
नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। तो गवर्नमेंट ने इसमें बड़ी सारी चीज़ें हैं। एक तो गवर्नमेंट ने रेस करने हैं पैसे 6 लाख करोड़ ओवर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। तो इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में जो रिक्वायरमेंट होगी प्रोजेक्ट्स की, उसके लिए अपने जो कोर जो एसेट्स हैं वो ट्रांसफ़र करेगी प्राइवेट सेक्टर को, और जो है वो फंड्स रेज करेगी 6 लाख करोड़ का। ठीक है, तो ये है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। आगे हम बढ़ते हैं। इश्यूज हैं बड़े सारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर के, है ना। तो इश्यूज क्या है? प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन वो एक इशू है। कॉस्ट ओवररन का इशू है, बढ़ जाती है कॉस्ट। और कंस्ट्रक्शन में क्या है? लैंड एक्विजिशन डिलेस हैं, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की बार नहीं मिलती, रेड टेपिज्म है, ब्यूरोक्रेसी है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी की ज़रूरत है, ट्रांसपोर्ट इनएफिशिएंसी है। तो फ्रेमवर्क जो इश्यूज क्या है ट्रांसपोर्ट में, कंस्ट्रक्शन में इश्यूज हैं, फाइनेंस में इश्यूज हैं। ठीक है ना, तो ये सारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर के पार्ट है। क्वालिटी का इशू है ना, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स नहीं है, रिक्वायरमेंट है इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स की। है ना, तो सेफ्टी का एक इशू है, रोड मेंटेनेंस एंड सेफ्टी, कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। और क्या हो सकता है? प्रोजेक्ट डिलेस, इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस, R&D की भी ज़रूरत है। तो इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन एक्सपेंशन की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की ज़रूरत है, सीमलेस मूवमेंट की ज़रूरत है। तो एविएशन इंडिया का जो है वो थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट है वर्ल्ड का। ओके, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ताकि एयर ट्रैवल जो है वो अफोर्डेबल बनाया जा सके, एक्सेसिबल बनाया जा सके, एयर कार्गो की जो है वो कैपेसिटी डबल की जा सके। एयर कार्गो और अफोर्डेबिलिटी, एयर ट्रैवल होना चाहिए। रीजनल कनेक्टिविटी, जिसमें हमने स्कीम लॉन्च की थी, पूरे देश का आम नागरिक, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये सारा चीज़ें इसमें आती हैं। MRO इंडस्ट्री, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल इंडस्ट्री, उसको इम्प्रूव करना है। पूरे देश का आम नागरिक कनेक्टिविटी स्कीम है उड़ान। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, डिजी यात्रा पॉलिसी करनी है। एयर इंडिया को डिसइन्वेस्टमेंट भी इसमें आता है इनिशिएटिव। अब रेलवेज की बात की जाए, रोड्स की बात की आपने, इसकी बात की, तो रेलवेज की को भी हमने कैसे सेफ्टी, सिक्योरिटी ऑफ पैसेंजर्स, पैसेंजर ट्रैफिक को मॉनिटर करना है,
रेलवे फ्रीट को मॉनिटर करना है, एयर कार्गो को मॉनिटर करना है, कैपेसिटी बिल्डिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन करनी है, प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन है, कॉस्ट ओवररन का एक चैलेंजेस है, लैंड एक्विजिशन, क्लाइमेट एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, प्रोजेक्ट डिले, रेड टेपिज्म, कंस्ट्रक्शन में, क्वालिटी में क्या होता है, आपको साइंटिफिक डिजाइन बनाना है, वर्कलोड, ये सारा देखना पड़ता है। ये सारी इसमें जो रेलवेज रोड में आएगी वही रेलवेज में भी आप कुछ ऐड कर सकते हो, चैलेंजेस, इनिशिएटिव्स, रेलवेज एक्सीडेंट्स इन इंडिया ह्यूमन एरर्स की वजह से होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में डिफेक्ट्स की वजह से होते हैं, जो ट्रैक्स जो हैं आउटडेटेड ट्रैक्स हैं, ओवर कैपेसिटी है, ओवर कैपेसिटी की रिस्क है, एजिंग एंड पुअर मेंटेनेंस है। पोर्ट्स आता है, इसमें शिपिंग आती है, ठीक है। और इसमें इनलैंड वाटरवेज है, पोर्ट्स की बात करते हैं, शिपिंग की बात करते हैं, इनलैंड वाटरवेज की बात करते हैं। ओके गाइस, अब सोशल स्टॉक एक्सचेंज पढ़ते हैं हम टॉपिक। क्या होता है सोशल स्टॉक एक्सचेंज? हम लोग पढ़ रहे हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज, डिस्कस करेंगे हम।
ओके, तो इसके लिए ये बेसिकली है क्या, सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, तो ये एक सेपरेट सेगमेंट है। तो इससे क्या होता है कि सोशल एंटरप्राइजेस को फंड्स रेज करने में हेल्प मिलती है। ओके, क्या मिलती है, हेल्प मिलती है सोशल स्टॉक एक्सचेंज में। तो इसमें आपको सेबी की अप्रूवल लेनी होती है। ओके, ताकि जो है सोशल एंटरप्राइजेस जो है वॉलंटरली ऑर्गेनाइजेशन है, वो अगर कैपिटल रेज करना चाहें, ठीक है, वो डेट के जरिए, इक्विटी के जरिए, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन पैसा वो रेज कर सकते हैं कैपिटल को। तो इससे हम क्या करते हैं, इक्विटी मार्केट को हम सोशल वेलफेयर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 12.5 करोड़ जो है वो रेज किए थे, किसके लिए, अब सोशल स्टॉक एक्सचेंज वो सोशल एक्टिविटीज, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, स्किल के लिए, ओके, तो इन कामों के लिए ये रेज कर सकते हैं। तो ये प्राइवेट सेक्टर वाले फंड रेज कर सकते हैं, कॉरपोरेट्स कर सकते हैं रेज, है ना, सोशल स्टॉक एक्सचेंज। इसमें क्या होता है, जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इसमें टैक्स एग्जम्पशन भी मिलती हैं, सेबी इसको रेगुलेट करता है। तो ये होता है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये सेपरेट सेगमेंट होता है एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज का, जिसके जरिए कोई भी इंडिविजुअल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन फंड्स रेज कर सकते हैं थ्रू इक्विटी और डेट। तो वो फंड्स को इस्तेमाल कहाँ करेंगे, वो फंड्स को इस्तेमाल करेंगे सोशल एक्टिविटीज में, लाइक एजुकेशन में, स्किल में, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। तो इसके लिए ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो इंट्रोडक्शन हुआ है, और इसका एनुअल बजट में इसका अनाउंसमेंट हुई थी, ठीक है। तो इसको रेगुलेट भी सेबी ही करेगी। ओके गाइस, तो हमने गाइस डिस्कस करते हैं हमने क्या क्या आज डिस्कस करा इस वीडियो में। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया फिजिकल कंसोलिडेशन को, हमने डिस्कस किया, हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को डिस्कस किया, किस तरह से ये जो मूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टीज को जब हम सेल करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, जो उससे जो प्रॉफिट हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स भी होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स भी होते हैं। तो ये डिपेंड करता है होल्डिंग पीरियड के ऊपर, आप किस पीरियड तक उसको होल्ड करके रखते हो। उसके बाद हमने डिस्कस करा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट जो सोर्स है इंफ्रास्ट्रक्चर के, जैसे ट्रांसपोर्ट है, एनर्जी है, कम्युनिकेशन है, उसको हमने डिस्कस किया। हमने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को डिस्कस किया, हमने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को डिस्कस किया, हमने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को डिस्कस किया। मोनेटाइजेशन पाइपलाइन मीन्स फंड्स रेज किए हैं गवर्नमेंट ने, और वो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। गवर्नमेंट क्या करती है, अपने एसेट्स को अपने जो एसेट्स हैं उनको वो प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर कर देती हैं,
और एसेट की ऑनरशिप जो है वो गवर्नमेंट के पास ही रहती है। तो इससे गवर्नमेंट क्या करती है, फंड्स रेज करती है और वो आगे फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे उन फंड्स को लगाया जाता है। ठीक है। तो हमने उसके बाद हमने पढ़ा सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, वो हमने डिस्कस किया कि इसके लिए भी हम कोई भी एनजीओ जो है वो फंड रेजिंग कर सकते हैं सोशल एक्टिविटीज़ के लिए, ये हमने डिस्कस किया। ओके। हमने जो डिफरेंट जो इश्यूज हैं रेलवेज के, रोड्स के, है ना, एयरपोर्ट्स के, तो वो हमने इश्यूज डिस्कस किए। क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या वे फॉरवर्ड क्या है, वो भी डिस्कस किए। इनिशिएटिव्स हमने डिस्कस किए, हमने इनिशिएटिव डिस्कस किए और वे फॉरवर्ड डिस्कस किए। चैलेंजेस, इनिशिएटिव, चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड हमने डिस्कस किए। ओके गाइस, तो चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें गाइस।